बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 11 मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। इसमें दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, दूसरा हिस्सा एमसीक्यू पर मुश्तमिल है। ट्रू फॉल्स के अंदर हर स्टेटमेंट में कोई एक लफ्ज़ अंडरलाइन किया हुआ है। उस अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ के बारे में आपने डिसाइड करना है कि ये दुरुस्त है या गलत है। अगर वो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ दुरुस्त है तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, और इन केस कि वो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है तो आपने बेटा उस लफ्ज़ की जगह पर कोई सूटेबल लफ्ज़ जो है वो तजवीज़ करना है जिससे वो स्टेटमेंट ट्रू हो। पहली स्टेटमेंट है ए पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल एंड इट्स एस्टिमेट फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ है वो है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये दो वेरिएबल्स के इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करता है विद द कंडीशन कीपिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर कर रहे हैं बिटवीन अ वेरिएबल एंड इट्स एस्टिमेट फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन ज़ाहिर है मल्टीपल फॉर्म की है तो उसमें फिर दो वेरिएबल्स हैं, तो आप एक वेरिएबल को ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के साथ स्टडी कर रहे हैं। इस वजह से ये पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं हो सकता, यहाँ पर होना चाहिए था मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। इसको ट्रू बनाने के लिए ये जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी जगह पर होना चाहिए मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट है नंबर 2। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में ए मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर्स द डिग्री of a linear relationship between any two variables in a multivariate problem when the influence with all other variable has been removed। अब ये बात जो है ये पार्शियल कोरिलेशन से रिलेटेड है कि जहाँ पर हम लीनियर रिलेशनशिप असेस करते हैं, लीनियर इंटरडिपेंडेंस को हम स्टडी करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, और बाकियों का असर जो है बाकी वेरिएबल्स का जो इन्फ्लुएंस है उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो ये बेसिकली पार्शियल कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अब मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो अंडरलाइन हुआ है, तो ये मल्टीपल की जगह पर होना चाहिए था पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इसको ट्रू करने के लिए आपको यहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखना चाहिए। नंबर 3 है द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। ये स्क्वायर अंडरलाइन हुआ है, तो जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये स्क्वायर रूट होता है ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का, यानी आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन को हम आर स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो फिर हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्क्वायर की जगह पर होना चाहिए स्क्वायर रूट। नंबर 4 है द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव इन साइन व्हेन all of the two variable correlation coefficients are negative in sign। अब ये जो आर स्क्वायर है डेफिनेटली ये एक स्क्वायर टर्म है, तो स्क्वायर टर्म जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। यहाँ पर ये नेगेटिव अंडरलाइन लफ्ज़ हुआ है तो यहाँ पर होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होता है साइन के लिहाज से, क्योंकि इसकी रेंज 0 to
1 है, जबकि सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो उसकी रेंज -1 to +1 है, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट उसकी रेंज भी -1 to +1 है। बट जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है और स्पेशली मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इन आर स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की फॉर्म है, तो ये तो होता ही पॉजिटिव है। इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। द रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर in case of multiple regression is the explained variation। जो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर, ये एक एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सम ऑफ स्क्वायर हम मल्टीपल रिग्रेशन लाइन से ड्राइव करते हैं, यानी y कैप माइनस y बार का स्क्वायर, उसका जब हम सम अप करते हैं तो वो हमारे पास से सम ऑफ स्क्वायर कहलाता है रिग्रेशन का। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 6 है, फॉर मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस अगर हमारे पास ये टोटल वेरिएशन जो है 50 है और जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है या इसको आप रेजिडुअल वेरिएशन भी कह सकते हैं, y माइनस वाई कैप का स्क्वायर ये है 20, देन द मल्टीपल कोरिलेशन मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7, तो ये 0.7 जो है ये अंडरलाइन हुआ है। अब जो आर स्क्वायर है जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन कहते हैं, ये रेशियो है बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड द टोटल वेरिएशन। तो ये टोटल वेरिएशन में से जब हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकालेंगे तो 50 में से आप ये 20 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30। अब 30/50 जो है ये बनेगा आपका आर स्क्वायर, क्योंकि रेशियो बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड द टोटल वेरिएशन इज कॉल्ड आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। तो इस वजह से यहाँ पर होना है 30/50। 30/50 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका न्यूमेरिकल आंसर आएगा 0.6। तो यहाँ 0.7 लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ 0.6 होना चाहिए। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इन मल्टीपल रिग्रेशन हैज़ n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बड़ी तवज्जो से आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब हम स्टैंडर्ड एरर मालूम करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर, तो फिर हम जो y माइनस वाई कैप का स्क्वायर है उसको हम सम अप करते हैं और उसे हम डिवाइड करते हैं। अब जो डिवीजन है वो किस लिहाज से है, ये आपने कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर करना। देखें, जितने पैरामीटर आपने एस्टिमेट किए होते हैं n में से उन पैरामीटर्स को हम माइनस करते हैं। अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 पैरामीटर्स हैं, इस वजह से हम लिखेंगे n-2। और अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, तो वहाँ पर हम लिखेंगे n-3। तो ये k जो है, अगर आपने इसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिखा हुआ है तो फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर जितने पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट किए हैं n में से आप उन्हें ही माइनस करते हैं। लेकिन अगर आप k को समझते हैं कि ये नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, कि कितने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं जिनको आप लेके चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर होना चाहिए n-k-1। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं तो फिर n-k ट्रू है। लेकिन अगर k को आप समझते हैं कि ये नंबर ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं तो फिर यहाँ पर होना चाहिए n-k-1। तो अगर हम इसको ये समझें कि ये k रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं तो फिर यहाँ पर होना चाहिए था n-k-1। तो फिर इस लिहाज से ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। नेक्स्ट है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इज ए मेजर ऑफ स्कैटर
ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट द रिग्रेशन लाइन। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि स्टैंडर्ड एरर जो है ये स्कैटरनेस को स्टडी करता है अबाउट रिग्रेशन लाइन। अगर स्टैंडर्ड एरर का आंसर बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशंस है अराउंड रिग्रेशन लाइन वो बहुत दूर दूर फैली हुई हैं, और अगर स्टैंडर्ड एरर का आंसर छोटा है तो फिर इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अराउंड रिग्रेशन लाइन करीब है। और अगर स्टैंडर्ड एरर का आंसर 0 है तो इसका मतलब है कि तमाम ऑब्जर्वेशन जो हैं वो लाइन के ऊपर ही आ चुके हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर द अदर नेम ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ट्रू है, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। In multiple regression, the addition of new variable will always reduce the standard error of estimate। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी नए मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर जब आप नए वेरिएबल्स को ऐड अप करते हैं तो इससे जो आपका स्टैंडर्ड एरर है ये रिड्यूस होता है। रिड्यूस एक सूटेबल लफ्ज़ नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए कि वो चेंज हो जाता है। क्योंकि देखें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो उसकी वजह से आपके डिवाइज़र में तो चेंज आएगा डेफिनेटली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली रकम उतनी रहनी है। हो सकता है ऊपर वाली रकम भी बदल जाए, यानी वाई माइनस वाई कैप का जो स्क्वायर है इसका सम अप भी तो आपने देखना ना, तो वो वैल्यू हो सकता है कि बहुत बड़ी हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। इस वजह से ये कहना कि जी ये रिड्यूस होना है, रिड्यूस ना सूटेबल नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए कि ये चेंज हो जाता है। चेंज होगा तो इसमें पॉजिटिव फॉर्म भी आ जाएगी, इसमें जो लेस की फॉर्म है यानी इंक्रीमेंट भी नज़र आएगा, रिडक्शन भी नज़र आ जाएगी। तो यहाँ चेंज का लफ्ज़ ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पर हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। हमने डिसाइड करना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। पहला है द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी रेंज -1 to +1 होती है। जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी रेंज भी -1 to +1 होती है। बट जो बेटा मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी रेंज 0 to 1 होती है। तो ये सी जो है ये हमारा सूटेबल आंसर है। द रेंज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। अब पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज जो है -1 to +1 है, तो बी यहाँ पर सूटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ़ द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर 3.12 इज इक्वल टू 1 देन इट इम्प्लाइज। अगर हमारे पास R3.121 आ जाता है तो इट मीन्स पहले तो आप ये समझें कि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट करता क्या है। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये लीनियर रिलेशनशिप को स्टडी करता है बिटवीन ए सिंगल वेरिएबल एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल। जहाँ तक सिंगल वेरिएबल का ताल्लुक है तो ये नंबर 3 जो है, थर्ड नंबर वेरिएबल जो है ये हमारा सिंगल है, और 1 2 दोनों वेरिएबल्स का जो कंबाइन इन्फ्लुएंस है उसके साथ आप तीसरे वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है अगर ये 1 आ गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर परफेक्ट रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ए जो है ये इसका सूटेबल आंसर होगा। हाई रिलेशनशिप हम इसे नहीं कह सकते, उसकी वजह ये है कि हाई ज़्यादा सूटेबल नहीं है, परफेक्ट फॉर्म जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी ख़ास बात ये है कि इसे परफेक्ट लीनियर भी नहीं कह सकते। परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप अगर हम इसे कहेंगे तो ये स्पेसिफिक टर्म है जो 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हम मल्टीपल में काम कर रहे हैं इस वजह से परफेक्ट रिलेशन जो है ये ज़्यादा सूटेबल लफ्ज़ है। नेक्स्ट है जी
In regression analysis, the explained variation of dependent variable is given by, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी y रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर उसका एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है वो हम किस तरह लिख सकते हैं। इनमें से वेरिएबिलिटी कोई भी आप मालूम करें तो उसको हम चेकआउट करते हैं मीन के लिहाज से, उसकी जो डेविएशन है उसको हमने ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अब डिपेंडेंट वेरिएबल वाई कैप को हम कहते हैं, वाई और वाई कैप। अब वाई और वाई कैप को आप स्टडी कर रहे हैं तो ये जो सी है ये इसका सूटेबल आंसर होगा, क्योंकि ये वाली जो वेरिएशन है ये अनएक्सप्लेन्ड है और ये वाली वेरिएशन जो है ये टोटल है, और यहाँ पर जो ये वेरिएशन है ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है जिसका यहाँ पर जिक्र हुआ है कि एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन बाय, तो ये सी इसका सूटेबल आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड डेविएशन, अब कौन सी इनमें से ऑप्शन है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कह सकते। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्लोप कोफिशिएंट, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है क्योंकि स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पॉपुलेशन के लिए टर्म इस्तेमाल होती है और जो स्टैंडर्ड एरर है ये सैंपल की इंफॉर्मेशन के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर ये भी ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वेरिएट ये भी ठीक है। ये मीन स्क्वायर एरर जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है क्योंकि ये और टर्म है, तो ये चीज़ जो है ये डिफरेंट है। नंबर 6 है द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन मल्टीपल रिग्रेशन इज गिवन बाय। अब जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है मल्टीपल रिग्रेशन की सूरत में, तो बेसिकली जो मल्टीपल डिटर्मिनेशन है इसको हम आर स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं और ये रेशियो है बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन। एक तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, दूसरी इसकी जो फार्मूला ट्रांसलेशन है वो ये भी है कि रेशियो 1 में से हम रेशियो बिटवीन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन को माइनस करते हैं। अब इसमें नोटिस करें कि सारी टर्म्स जो है ये 1 में से माइनस हुई हैं, तो हमने ये डिसाइड करना है कि 1 में से अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन और टोटल वेरिएशन जो है ये रेशियो कहाँ माइनस हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि ये SSE है डिवीजन में, ये भी नहीं हो सकता, SSR है ये भी नहीं हो सकता। ये दो जो हैं ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल है, ये दो हो सकती हैं। अब आपने ये देखना है कि इन दो में से कौन सी है। SSR जो है ये रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर के लिए टर्म यूज़ होती है और SSE जो है ये एरर सम ऑफ स्क्वायर के लिए टर्म यूज़ होती है। इसका मतलब कि D जो है ये इसका सूटेबल आंसर है क्योंकि 1 में से एरर सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है ना ये आपने रेशियो माइनस की है, तो ये D इसका सूटेबल आंसर है। नेक्स्ट है 7 है स्टेटमेंट द स्लोप BI इन मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट मेजर, ये B1 है, सॉरी BI मैं कह गया B1 है। B1 जो है B1 रेट ऑफ चेंज है, इसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, इसे हम स्लोप भी कहते हैं और ये वो रेट ऑफ चेंज है जो y में x1 की वजह से आता है और इस जगह पर x2 का जो इन्फ्लुएंस है वो कांस्टेंट है। अब ये स्टेटमेंट आपने जहन में रखनी है। तो अब ये देखें कि जो पहला है द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन y एक्सप्लेन्ड बाय x1, द चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, ये दोनों स्टेटमेंट्स करीब करीब ज़रूर हैं लेकिन ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। द चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x होल्डिंग x2 कांस्टेंट, ये मोस्ट सूटेबल है क्योंकि यहाँ पर देखें कि y कैप के अंदर जो x1 की वैल्यू चेंज होने से यानी पर यूनिट चेंज जो y x1 में आ रहा है
और यहाँ पर जो होल्डिंग हुआ है, होल्डिंग x2 कांस्टेंट के x2 जो है उसको आपने कांस्टेंट लिया हुआ है, तो फिर आप y के अंदर जो चेंज x1 की वजह से आता है उसको आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये C जो है इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है, D भी इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जी, द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ x1 अगर आपके पास 1 है, x2 की वैल्यू 5 है, x3 की वैल्यू 10 है। तो यूजिंग द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर आप x1 की जगह पर 1 रखें, x2 की जगह पर 5 रखें, x3 की जगह पर 10 रखें और इसे सॉल्व कर दें। इनको सॉल्व करने से हमारे पास जो सूटेबल आंसर है वो 35 आएगा। यहाँ x1, x2, x3 की ये कीमतें रख के इन्हें सॉल्व करेंगे, 35 जो है C जो है ये हमारा सूटेबल आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिमेन्स ऑलवेज ट्रू, इनमें से कौन सी है जो ट्रू है। द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन विल इंक्रीज व्हेन न्यू वेरिएबल्स आर एडेड। 1, द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन विल डिक्रीज व्हेन न्यू वेरिएबल्स आर एडेड। The adjusted coefficient of multiple determination will not decrease when new variables are added. Both A and C above, यानी A और C जो है इनके सूटेबल आंसर। अब इनमें से हमने जो मोस्ट सूटेबल है वो हमने ढूंढना है। जब हम नए वेरिएबल्स ऐड करते हैं तो इससे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का न्यूमेरिकल आंसर है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम इसको बेस्ट तस्वर करेंगे ए वाले को, क्योंकि यहाँ पर न्यू वेरिएबल्स ऐड होने से आपका जो आर स्क्वायर का आंसर है वो इंक्रीज लिखा हुआ है। जहाँ तक ये वाली ऑप्शन है ये डिक्रीज है, ये गलत है। ये ऑप्शन जो लिखी हुई है जी विल नॉट डिक्रीज, एडजस्टेड फॉर्म जो है ना ये दी गई है। तो दोनों को हम तस्वर कर सकते हैं बेस्ट, लेकिन इन दोनों में से जो मोस्ट सुटेबल है वो ये वाला है। उसकी वजह ये कि जो एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन है विल नॉट डिक्रीज व्हेन न्यू वेरिएबल्स आर एडेड, बट इसके ऊपर फिर साथ में एक और कंडीशन भी अप्लाई हम करते हैं कि जो इंटरनल कोरिलेशन है बिटवीन न्यू रिग्रेसर्स और जो पहले से रिग्रेसर्स मौजूद हैं इनके दरम्यान मल्टीकोलिनियरिटी की ऑप्शन जो है ना उसको भी फिर हमने स्टडी करना होता है। तो ये जो ए है ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है। नेक्स्ट है ये लास्ट MCQ है नंबर 10, द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। ये हमारे पास पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लिया गया, यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आप नोट करें ये 1 3 है, तो यहाँ पर 1 2 और 2 1 है, ये गलत है। ये 1 3 2 है, ये 1 3.2 है और ये 3 1.2 है, ये सूटेबल आंसर है। ये 1 3.2 यहाँ पर भी 2 3.1 और 3 2.1 है, ये भी गलत है। बी जो है ये इसका सूटेबल आंसर है। उसकी वजह ये कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 3.2, यानी हम पहले वेरिएबल को तीसरे के साथ स्टडी कर रहे हैं, दूसरा फिक्स है। यहाँ पर हम तीसरे वेरिएबल को पहले के साथ स्टडी कर रहे हैं, दूसरा फिक्स है। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के अंदर दूसरा वेरिएबल जो है वो फिक्स है। तो ये y ऑन x एंड x ऑन y की फॉर्म क्लियर हो रही है। बी जो है ये इसका सूटेबल आंसर है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।